चलिए, सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सिंपल द अनएम्प्लॉयमेंट। हमने लास्ट लेक्चर के वाया रीसेंट डेटा से शुरुआत की और हमने ये कॉन्सेप्ट समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर में कैसे निकाला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, वर्कर पार्टिसिपेशन यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, भारत के पिछले 5 वर्षों से जो लेबर फोर्स है उसके आंकड़े कहाँ ठहर रहे हैं, कुल कितनी जनसंख्या इस समय में अनएम्प्लॉयड है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझे। आज हम अपने किताब के कंटेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चर्चा करेंगे कि कौन होता है अनएम्प्लॉयड, क्या होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, किसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझेंगे अच्छे से। शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है अर्निंग। किताब की शुरुआत इस कहानी से होती है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में कई तरह के रोल प्ले करने पड़ते हैं, कई तरह की ड्यूटीज़ आप फुलफ़िल करते हैं। इन सब रोल्स में से, इन सब ड्यूटीज़ में से जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी और रोल रहता है वो होता है अर्निंग। अर्निंग सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा कमाने में ही बिता देते हैं, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कई सारे फैमिली, इंडिविजुअल और सोशल आस्पेक्ट से जुड़ा होता है। कैसे, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। रुचिका, आप इधर आ जाएं, सीट पे हो जाएं, ठीक हो जाएगा। या वहीं पे ठीक हो सर? फाइन, ठीक है। तो चलो समझो। देखिए, लिखा है द मोस्ट क्रूशियल रोल प्लेड बाय अ मैन इन हिज लाइफ टाइम, दैट इज़ अर्निंग। किताब इसे कैसे समझती है? वो ये कहते हैं कि दिस अर्निंग इट डिटर्मिन्स लाइवलीहुड, ये आपकी उपजीविका को निर्धारित करती है, तय करती है। एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, it enables individual to support his family and fulfill his social obligations to the family and to the society. You have many obligations to the family and to the society. देखिए, मेजॉरली आप इसे अपनी लाइफ में अपना करके देख लीजिए कि शादी का सवाल ही तब आता है या खड़ा होता है जब आप अर्निंग होते हैं। इसलिए आप हमेशा ये वर्ड यूज़ करते हैं कि सेटल हो जाएं। सेटल होने का मतलब ही सिंपली जोड़ा जाता है इस बात से कि अर्निंग है। हालांकि ज़िंदगी उतनी सहज और आसान नहीं। फिर समझ में आता है कि एक मैच्योर माइंड ज़रूरी था, एक अच्छे हेल्दी रिलेशन इन द फैमिली ज़रूरी थे, बहुत कुछ ज़रूरी था। बट बेसिकली ये कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा अर्निंग कि हम इसे ही सेटलमेंट से जोड़ करके देखते हैं और फिर ही इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एग्जिस्टेंस में आए, ऐसा मान के चलते हैं। क्योंकि आप अपने आप को तभी इस लायक समझ पाते हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तभी मैरिज से पहले आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, अपने भाई बहनों को सपोर्ट करते हैं, उनकी कई तरह की ज़रूरतों के लिए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत हो सकती है एजुकेशन। जब आप अपने घर के मेंबर्स को एजुकेशन की नीड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या जैसे आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन की नीड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से ज़रा विचार किया जाए, क्या वो सोसाइटी के प्रति जो उनके ऑब्लिगेशंस है फिर वो उसे फुलफ़िल नहीं कर रहे? हमने एक समाज के रूप में क्या बनना चाहा? एक सभ्य समाज, एक ऐसा समाज जो एजुकेटेड हो, इंटेलेक्चुअल हो, एक डेवलपमेंट के पाथ पर चलने वाला समाज, स्किल्ड समाज। तो ये कैसे हो सकता है जब तक आपके परिवार के लोग आपको शिक्षा ही ना दें? जब जो परिवार शिक्षा देने में असमर्थ हैं, तो समाज ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, यानी कि सरकार शिक्षा के अभियान चलाती है। प्राइमरी क्लासेस में आपको पढ़ाई फ्री में कराती है, सेकेंडरी क्लासेस में भी आपकी मदद करती है, और अब नई नीति के आधार से वो भी यूनिवर्सल कंपलसरी हो जाएगा। हायर एजुकेशन में आपको कई तरह की स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो ऐसे में जब परिवार संपन्न ना हो अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए, तो समाज ये एक्नॉलेज करता है कि शिक्षा समाज के लिए अनिवार्य है, वरना यह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज जिम्मेदारी उठाता है सरकार के रूप में। बट अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो आप समाज के प्रति भी आपका जो दायित्व है, जो ऑब्लिगेशन है, आप उसे निभा रहे हैं। ऐसे कई कामकाज करके आप समाज के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं। जैसे जब घर के वह व्यक्ति जो कमाते हैं वो शादी विवाह संपन्न कराते हैं, तो वो सोसाइटी ही के प्रति अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है कि फैमिली बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, और फैमिली तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब मैरिजेज़ होती हैं। अगर मैरिजेज़ ना हो तो फैमिलीज़ एग्जिस्टेंस में ना आए, और वही फैमिली बेसिक यूनिट होती हैं एक सोसाइटी का। तो ऐसे में आप तमाम जिम्मेदारियां जो अपने घर के प्रति निभाते हैं,
इनडायरेक्टली आप समाज के प्रति कई तरह की ऑब्लिगेशंस देते हैं। अब चलो इनडायरेक्ट को छोड़ देते हैं, मैं सीधे की तरफ आता हूँ। सीधी ऑब्लिगेशंस आप कमा के ही निभा पाते हैं, जैसे कि समाज के प्रति आपके सबसे बड़ा दायित्व है कर चुकाना, टैक्स पे करना। आप टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पे करते हैं। उन्हीं टैक्सेस की मदद से बच्चों के लिए शिक्षा आती है, पार्क बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, रोड बनती हैं, रेलवे चलता है, बिजली की पैदावार होती है, जीवन को सुगम बनाया जाता है। ये सारी सुविधाएं सरकार जो आप तक लाती है, सरकार कौन है? कुछ भी तो नहीं। सरकार मात्र उस तंत्र को निभाने वाली एक संस्था है, जो तंत्र है राजनीतिक तंत्र। और वो राजनीतिक तंत्र, दैट पॉलिटिकल सिस्टम, वो क्या है? आप ही का एक सिस्टम है जिसे स्टेट कहा जाता है। सो द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सोसाइटी इज़ द स्टेट, and government is nothing but the expression of the state on the ground, and that is why government is fulfilling its duty towards the society. So exactly the society is fulfilling that duties towards the society by paying the taxes. So you are fulfilling many responsibilities. आप फीस पे कर रहे हैं, यूज़र चार्जेस पे कर रहे हैं, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसके प्रति आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। आपके कई ऑब्लिगेशंस, कई तरह के कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आप जिंदा रखते हैं, क्योंकि आप कमाते हैं, आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट काम कर रहा है और वो ट्रस्ट लोगों का इलाज करा रहा है, वो ट्रस्ट आप ही के भरोसे पे चल रहा है, आप पैसा देते हैं तभी चल रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है? धार्मिक संस्थाएं जो चल रही हैं कैसे चल रही हैं? आप ही के पैसों से चल रही हैं। और वो समाज में क्या प्रमोट करती हैं? द मोरालिटी। अगर देश सिर्फ सरकारों और कानूनों से चलते होते तो फिर तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। वो समाज उस कानून को माने, इसके लिए उस समाज के अंदर वो मूल्य होने ज़रूरी हैं। और धार्मिक संस्थानों की ये जिम्मेदारी रहती है, दे आर द इंस्टीट्यूशंस। रिलीजन इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, और इसमें वो आपको ब्रदरहुड को प्रमोट करने की शिक्षा देते हैं, जो कमज़ोर है, पिछड़ा है, उसकी सहायता करने की शिक्षा देते हैं, आपको निर्मल होने की शिक्षा देते हैं, मटीरियलिज़म एक लिमिट तक हो और आप यह भी समझ पाएँ कि कुछ मानव के भी सिद्धांत हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। ये सब चीज़ों का काम तो वो करते हैं, दैट्स ऑल। पुण्य पाप सिखाते हैं, सही गलत का अंतर बताते हैं। अब वो ऐसा सही में करते हैं नहीं कि ये बाद का क्वेश्चन है, वो कट्टरवाद फैलाते हैं, वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वो तो अलग डिस्कशंस हैं। जिस वजह से वो एग्जिस्टेंस में आए वो तो यही होती है ना। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि अर्निंग वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा इसी में बिता देते हैं, इसको कमाते कमाते, इसलिए भी क्योंकि आपकी उपजीविका इसी से तय होती है, इसलिए भी कि आप अपने परिवार को इससे समर्थन दे पाते हैं, इसलिए भी कि आप समाज में अपनी भूमिका निभा पाते हैं, और इसीलिए भी कि आपका स्तर निर्धारित करती है समाज में, एक स्टेटस निर्धारित करती है समाज में। तो हर तरफ से पक्ष समाज ही आ रहा है, समाज ही इसके केंद्र में है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटर्मिन्स लाइवलीहुड एंड स्टेटस, इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड फुलफिल हिज सोशल ऑब्लिगेशंस to the family and to society. It enables him to achieve power. That is power. Power. If you're earning, now my aspect is, what do you mean by the power in this sense? If you're earning, you are capable in your family to decide कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, समझिए एक लेवल तक, क्योंकि आपकी मुख्य भूमिका है, आप कमा रहे हैं, तो आप अपने परिवार के लोगों का भविष्य क्या होगा उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हो। ये शक्ति है, ये शक्ति है। दूसरी तरफ आप ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं अगर किसी संस्था में, तो आप उसके बड़े सदस्य बन सकते हैं, वो ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर बन सकते हैं। तो वो ट्रस्ट किन डेवलपमेंट कामों को लेगा इसी एजेंडे पे आप निर्धारित कर सकते हैं। वो वृक्षारोपण पहले करेगा, वो रक्तदान के शिविर पहले लगाएगा, वो शिक्षा के शिविर पहले लगाएगा, या क्या करेगा, यू कैन डिसाइड। ये शक्ति है, दिस इज़ द पावर। अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखें, इसे नेगेटिव सेंस में मत देखें कि आप घूस खिला सकते हैं, आप अपने मन की कोई भी इच्छा किसी से पूरी करा सकते हैं, आप किसी को भी नचवा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये पावर नहीं है, वो शोषण है। धन यानी कि जो अर्निंग है, ये शोषण का आधार नहीं बननी चाहिए। और घर में भी आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि आप ये तय कर सकते हैं कि क्या शिक्षा होनी चाहिए, हालांकि वो भी विचार विमर्श से होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। जब लोकतांत्रिक ढंग से भी वो होगा, आपके विचार अहमियत रखेंगे। शक्ति यही होती है कि जब आप अपने
लोगों के, समाज के उद्देश्यों को, दिशाओं को नियंत्रित करें या तय करें या उसमें बड़ी भूमिका निभाएं, आप शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पद पर हैं। इसका मतलब आपका स्थान प्रतिष्ठित है, आप शक्तिशाली हैं, इसे पावर कहते हैं। तो अर्निंग इज एसोसिएटेड विद दैट पावर एज वेल। तो वही कहा गया है, इट इनेबल्स हिम टू अचीव पावर। वो बाकी बात अलग है कि पैसे हैं तो चुनाव में खड़े हुए पहले तो, फिर कैंपेन किया, फिर अच्छा किया, खर्चा बहुत किया, फिर चुनाव जीत गए, अब पद पर बैठे हैं तो अब आप पावरफुल हैं क्योंकि नीतियाँ बनाते हैं देश के लिए। एक्चुअली में वो पावर नहीं बात हो रही यहाँ पे, वो पावर की बात नहीं हो रही। इसे आप पॉजिटिव सेंस में देखिए, अगर आप अर्न करते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस अगर लोगों को लेके दे रहे हैं और उसमें उनकी सहायता कर पा रहे हैं तो वो प्रोडक्टिवली ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह से अगर आप जन समर्थन खड़ा करते हैं अपने हक में, आप उनके सरोकार रख पा रहे हैं, फिर आप संसद में पहुंच रहे हैं, कहीं भी पहुंच रहे हैं और आप दिशा निर्देश बनाते हैं देश के लिए, तो अच्छी बात है, आप शक्तिशाली हैं, सही बात है। मतलब हमें ऐसा मनी पावर इसे यूज़ नहीं करना, लेकिन मनी को एज अ प्रोडक्टिव सेंस जब आप यूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, डेफिनेटली दैट अर्निंग विल कंट्रीब्यूट इनटू द डिसीजिव पोजीशन दैट यू विल डेवलप फॉर यू। ओके, एक ऐसी निर्णायक पद जो आप अपने लिए बना लेंगे समाज में, उसमें भूमिका निभाता है आपकी अर्निंग, ये तो बात है। ओके, तो दैट इज़ द पावर, तो दैट इज़ ऑल। सो इट इनेबल्स हिम टू अचीव पावर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बारी हम बहुत रट्टे फट्टे के तरीके से चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, ऐसा हो भी जाता है कि चैप्टर हो गया, कोई बुनियादी से शब्द पे ही ख़त्म कर देता है कि एम्प्लॉयमेंट माने अर्निंग, क्या इसका अर्थ, क्या बता, क्या मीनिंग। और सिविल्स का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे क्वेश्चन ऐसे के हों, चाहे जीएस के हों, चाहे बीट एनीथिंग, वो बिल्कुल विपरीत है इससे। वो एक समझ मांगता है आपसे कि आप क्या समझे इसके विषय में, आपको क्या जाना। तो दैट इज़ ऑल। सो अब आगे कहानी फिर यहीं से सारी क्लियर हो जाती है आपको कि इफ़ अ पर्सन विद अ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू वर्क रिफ्यूजेस टू वर्क और फेल्स टू ऑब्टेन वर्क, अगर कोई पर्सन पहले तो उसमें कैपेसिटी है काम करने की, दैट पर्सन इज़ केपेबल इनफ, कैपेसिटी नहीं है तो कैसे आप उसे कह सकते हो, उसमें कैपेसिटी है, फिर उसमें पोटेंशियल है काम करने का, या तो वो काम करने से मना कर दे या वो काम करना चाहता और उसे काम नहीं मिला। इन दोनों परिस्थितियों में ये होगा कि उसके पास काम नहीं है, या तो वो मना कर दे या उसने ढूंढा और काम नहीं मिला। इन दोनों परिस्थितियों में क्या होगा गुरुबख्श, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास मोबाइल है, जो मेरे पास भी है, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमने पकड़ लिया क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। क्या बात, तरक्की कौन करेगा, यहीं से सिद्ध है। सो इफ़ अ पर्सन विद अ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू वर्क रिफ्यूजेस टू वर्क और फेल्स टू ऑब्टेन वर्क, he does not gain any status in the society and also suffers from several emotional and social problems। तो जब काम नहीं लग रहा होता है, कहीं जॉब नहीं मिल रही होती, कोई अर्निंग नहीं हो रही होती, तो आप अब नोटिस करिए, आप नेचुरली ये लाइन बोल देते हैं कि मेरा कोई स्टेटस ही नहीं है, ना घर में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारी में, ना समाज में, आई हैव नो स्टेटस। ऐसे में ना तो आप अपने लिए कुछ तय कर पा रहे हैं, ना अपने परिवार के जनों के लिए, आप भविष्य के लिए कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी हो या ना हो इसके लिए क्लियर नहीं है कि फ़ैसला लेना ना लेना। आप घर वालों को भी डायलेमा में रख रहे हैं कि अभी नहीं कर रही, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। एक्चुअली एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है जो कि आप किसी को भी बता नहीं पाते हैं, वो आउटलेट कहीं निकल नहीं पाता है। एक इस तरह की इमोशनल स्टेट से आप गुजर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि आपका पक्ष इस समय कमज़ोर है, आप कमज़ोर हैं, इसलिए हर दोस्त आपको धोखा ही देना चाहता है, हर रिश्तेदार सुनाना ही चाहता है, आपके सगे संबंधी, इवन रियल ब्रदर सिस्टर मदर फादर भी इस समय आपको जज कर रहे हैं। आप इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि ऐसी इमोशनल स्टेट आपकी आ जाती है। और ये इस इमोशनल एटीट्यूड के साथ अगर आप जीते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर अगर युवा इसी इमोशनल एटीट्यूड के साथ जीने लगे, इसे ही यूथ अनरेस्ट में कन्वर्ट होते देखा है हमने, इसे ही यूथ एजिटेशन में कन्वर्ट होते देखा है। यही है यूथ फ्रस्ट्रेशन, जो फिर कई तरह के सामाजिक समस्याओं का आधार बनती है। तो ये सिचुएशन ज़्यादा ठीक नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम का बेस बन जाती है। ओके, आक्रामक हो जाते हैं आप, फिर आपका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। आप इमोशनली कमज़ोर हुए नहीं, फिर आपका प्रयोग कहीं भी हो सकता है, किन्हीं भी सब्सटेंस को प्रमोट करने में, ड्रग्स अब्यूसिव एक्टिविटीज़ में हो सकता है, किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी में हो सकता है, इमोरल ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हो सकता है आपका, किन्हीं भी चीज़ों में आपका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आप
वैचारिक रूप में इस समय कमज़ोर चल रहे हैं और आपको लगता है आप आइसोलेटेड हैं, आपको अलग थलग कर दिया गया है, आप अलग हो गए, आपकी कोई भूमिका नहीं, ना परिवार में ना समाज में। ऐसे में यदि परिवार का अच्छा जन मिल जाए या कोई शिक्षक अच्छा मिल जाए तो वो आपको अर्निंग के इस एक सिंगल फैक्टर से बहुत ऊपर उठा के समझा सकता है कि आपकी भूमिका क्या है, आपकी योग्यता क्या है। आप हल्का सा सकारात्मक होते हैं, फिर अर्निंग तो आती आती है और भी बहुत कुछ आ जाता है ज़िंदगी में, चीज़ें सेटल हो जाती है। वहाँ से पैदा हो रही हैं आजकल वो सो कॉल्ड नौकरियाँ, द काउंसलर्स, द लाइफ कोच, वो भी आगे धंधा खतरनाक चला रहे हैं। द फैमिली मैन में अच्छे से दिखाया है वो, तो समझिएगा। सो इफ़ अ पर्सन विद अ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू वर्क refuses to work or fails to obtain work, he does not gain any status in the society and also suffers from several emotional and social problems. His plight, उसकी ये जो परिस्थिति होगी, ये जो दरिद्रता आएगी उसके जीवन में, his plight affects himself, his family and the society. That is why unemployment has been described as the most significant sociological problem in the society. उसकी ये जो परिस्थिति है, ये जो उसका दरिद्र से भरा जीवन है, ये उसके परिवार और समाज के लिए एक समस्या का कारण बन जाएगा। कि परिवार, एक गली में ही 10 परिवार हैं और युवाओं को काम नहीं मिल रहा है और या वो काम करना नहीं चाहते। अक्सर फिल्मों में देखा, माँ बाप पीटते रहते हैं, ये घर पे पड़ा रहता है, कुछ करना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं कर चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। एक यहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है फैमिली में, एक दूसरे हैं ये करना चाहते हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है, दोनों सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं पूरे मोहल्ले में। फिर या तो वो मजबूरन में घर बार छोड़कर जाने को मजबूर होंगे किन्हीं मुल्कों की तरफ, या फिर वो किसी के झांसे में आ जाएंगे जो उन्हें फंसा लेगा, उनके पैसों को लूट लेगा नौकरी दिलवाने के नाम पर। कई तरह की करप्शंस, कई तरह के क्राइम, कई तरह की सेपरेशंस क्रिएट होती हैं। फिर इससे समाज बिखर जाता है, गांव के गांव बिखर जाते हैं। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है, ये कोई निजी या कोई इकोनॉमिक इशू नहीं है। अभी तक अर्थशास्त्री ये मानते नहीं कि ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, वो अभी भी इसे इकोनॉमिक आस्पेक्ट से कनेक्ट करके देखते हैं सिंपली। सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट देन बिकम्स, तो अगर यही कहानी है कि दैट द प्लाइट ऑफ दैट अफेक्टेड पर्सन, वो उसे भी अफेक्ट करेगी, हिज फैमिली एंड द सोसाइटी, दैट इज़ वाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, देन तो फिर हमें ये विचार रखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट देन बिकम्स अ मस्ट इन ऑल सच कल्चर्स विच क्लेम टू बी डेमोक्रेसीज। फिर जितनी भी संस्कृतियाँ, कल्चर्स यानी कि सोसाइटी या नेशन खुद को लोकतंत्र बता रहे हैं, उन्हें इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि फिर एम्प्लॉयमेंट मस्ट होनी चाहिए उन सोसाइटी में, अदरवाइज़ फिर वो डेमोक्रेसी नहीं। क्योंकि उस सोसाइटी में फिर वो जो युवा है जो काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिल रहा है, उसका ये जो स्टेटस इस समय सोसाइटी में बना हुआ है, ये उसका अचीव्ड स्टेटस नहीं है, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। ये उसने खुद हासिल नहीं किया है स्टेटस, ये उस पर थोपा गया है। ये उसका इनवॉलेंट्री स्टेटस है, ये उसका वॉलेंट्री स्टैंड नहीं है। और फिर ये उसकी नज़र से देखो तो वो खुद को डिप्राइव्ड पाता है। फिर ये लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र है तो एम्प्लॉयमेंट के प्रोविजंस मस्ट होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट देन बिकम्स अ मस्ट इन ऑल सच कल्चर्स विच क्लेम टू बी डेमोक्रेसीज, देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू अचीव्ड स्टेटस। अगर आप ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि आज इनकी जो हालत है वो इनकी चुनी हुई है, तो ठीक है, इसका मतलब इन सब का स्टेटस अचीव्ड स्टेटस है, एस्क्राइब्ड नहीं, किसी ने थोपा नहीं, इन्होंने हासिल किया है। तो फिर पहले इस बात को इंश्योर करिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल होंगी। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल हैं, फिर वो कौन किस परिस्थिति में, वो फिर उसका देखा, उसका निजी है, फिर उसका एस्पेक्ट है। तो आप 5 लोग हैं बच्चे क्लास में, मैं पहले 5 को शिक्षा की अपॉर्चुनिटी बराबर दूँ, 5 को इतना दिखूँ, इतना सुनूँ, इतना एक्सेसिबल हूँ कि वो कभी भी ये ना कह सके कि सर हमें दिखते कम थे, सुनते कम थे, क्वेश्चन कम हमारे लेते थे। सबका बराबर कर रहा हूँ। फिर अब कौन कितने रैंक पे है, कितनी पोजीशन पर है, किसके कितने नंबर है, वो उनका फिर सबका अपना अपना अचीव्ड स्टेटस है। वो कोई ये कह नहीं सकता कि परिस्थिति के हाथों ऐसा हो गया। ओके, सो वो ये लोकतंत्र में वो कह रहे हैं कि इफ़ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज इफ नहीं है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज प्री रिक्विजिट फॉर इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू अचीव्ड स्टेटस। ओके, दैट इज ऑल। तो फिर 2 तरीके हैं अनएम्प्लॉयमेंट से मुख्य रूप में निपटने के लिए। 2 pronged attempts to deal with the unemployment. The first one is to alleviate the status of the unemployed. पहले तो जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है उसके स्तर को ही बेहतर करना चाहो, उसके स्टेटस को ही बेहतर किया जाए। जिन जिन भी मायनों में वो अनएम्प्लॉयड है,
अगर आपको लगता है कि वो अनस्किल्ड है इसलिए है, उसको ठीक करिए। अगर आपको लगता है लाइफ चांसेस की कमी है उसके जीवन में, तो लाइफ चांसेस को बेटर बनाइए। अगर आपको लगता है कुछ एजुकेशनल सपोर्ट की कमी रह रही है, उसको बेहतर बनाइए। अगर उसे आपको लगता है कि वो बहुत रिमोट एरियाज़ में एक्सेसिबिलिटी ही कोई नहीं है, उसे बेहतर बनाइए। मतलब हर तरह का प्रयास करिए अनएम्प्लॉयड का स्टेटस एलिवेट करने का। फिर दूसरा प्रयास करिए, फिर द सेकेंड अटेम्प्ट इज टू एबोलिश अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ। एक तरफ इनके स्तर को ऊपर उठाइए, दूसरी तरफ नौकरियों का सृजन करिए। एक तरफ रोजगार बढ़ाइए और एक तरफ इनसे जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करके, इनकी कमियों को दूर करके इनका भी स्तर बढ़ाइए। तो दो स्तर पर काम किया जाता है, ठीक है। इधर से नौकरियां बढ़ाई लेकिन इधर से स्किल्स नहीं बढ़ाई तो क्या होगा, फिर वो अनएम्प्लॉयड के अनएम्प्लॉयड ही रह गए। समझ में आई बात। इधर से नौकरियां बढ़ाई लेकिन बेअंत लोगों की रीच ही नहीं है, वो गांव देहात में रहते, खबर ही नहीं पहुंच रही उन तक। ये भी गलत बात है। मुख्य धारा में भी लाना जरूरी है। थोड़ी बहुत शिक्षा, थोड़े बहुत डिप्लोमे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इंडस्ट्री की नहीं लगी इसलिए रह रहे हैं, थोड़ा उसका अरेंजमेंट करिए। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो टू प्रोन्ड स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। फर्स्ट, टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड द सेकेंड वन इज टू एबोलिश अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ। दोनों को अप्रोच करना है, अनएम्प्लॉयड को भी, अनएम्प्लॉयमेंट को भी, वरना काम सही नहीं होगा। तो यहाँ से सवाल निकल के आया, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट देन? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? 3-4 अलग अलग परिभाषाएं लिखी हैं, सब एक ही और इशारा कर रही हैं। पहली पढ़ते हैं, इफ अ मैन विद अ PhD डिग्री वर्क्स एज अ पेटी क्लर्क इन एन ऑफिस। एक PhD डिग्री किया हुआ आदमी एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी कर रहा है एक ऑफिस में, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब देखिए दुर्भाग्य यही है, इसे नहीं कहेंगे आप अनएम्प्लॉयड, क्या होगा, बट ही वुड बी व्यूड एज एन अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये अंडर एम्प्लॉयड है। पहले हमने अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड के बीच में एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अंडर एम्प्लॉयड। अब इसको साइड रख दें, अब आगे बढ़ते हैं। तो PhD वाला अगर क्लर्क लगा है, भाई ये अनएम्प्लॉयड तो है नहीं, पर ये अंडर एम्प्लॉयड है। पर पहले अपन अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो उस पर उन्होंने कहानी बताई है ये, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज वन who having potentialities and willingness to earn is unable to find remunerative work। 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो उस पर्सन में पोटेंशियल होना चाहिए, एक वो खुद विलिंग भी होना चाहिए। पोटेंशियल है, बेड पे लेटा है, घर पे कहता मैंने कुछ नहीं करना, मेरे बाप के पास बहुत पैसा, तो उसको कैसे रोजगार दे देंगे भाई? बालों से पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे, चल काम कर, है ना। उसकी मुंडी तो नहीं हम पकड़ के ले जाएंगे, वो घर पे ही रहना चाहता है। दूसरा बहुत विलिंग है, मुझे काम दे दीजिए, काम दे दीजिए, काम दे दीजिए। आपके पास अकाउंटेंट की पोस्ट है, आप कहते हैं तुझे तो जोड़ घटाओ भी नहीं आता, तुझे काम कहाँ से दे दूँ? आई बात समझ में? पहला पोटेंशियल भी होना चाहिए और दूसरा विलिंगनेस भी होना चाहिए, ये फैक्ट। एक पोटेंशियल, एक विलिंगनेस, तीसरा जो काम दे रहे हैं वो रेम्यूनरेटिव होना। भाई बंधुआ मजदूरी थोड़ा ना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ हाँ तेरे पास पोटेंशियल है, कहता हाँ ओके, तू विलिंग भी आज काम करने को, हाँ लग जा काम पे। वो काम पे लग गया, शाम को बाबूजी वेतन, कहते तू विलिंग भी था और तेरे पास पोटेंशियल भी था, मैंने कहा था तुझे वेतन दूंगा। हो गया फन। ये कॉमेडी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। वहाँ चलेंगे टकुए पे टकुआ गढ़ के, ओके वही होगा, फिर वो नहीं चल पाएगा। इस तरह से शोषण नहीं आप कर सकते किसी का। बेगारियाँ पहले होती थी, बेगारी भी होती थी पहले, फिर बंधुआ मजदूरियाँ भी होती रही, ये नहीं। वर्क शुड बी रेम्यूनरेटिव। तो एक एलिमेंट और एड हुआ, रेम्यूनरेशन। तो ये चीज़ें हैं, पोटेंशियल, विलिंगनेस, रेम्यूनरेटिव, ओके। उतना उसे कमाई भी होती दिखती हो। अगला फिर उसी में थोड़ा और जोड़ो, देखो क्या बनता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री सेपरेशन फ्रॉम रेम्यूनरेटिव वर्क ऑफ अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग फोर्स ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग टाइम एट अ नॉर्मल वेजेस एंड नॉर्मल कंडीशन। कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। नॉर्मल एज थी, 15 से 59 एज ग्रुप का आदमी था, नॉर्मल वर्किंग टाइम था, नॉर्मल वेजेस चल रहे थे, नॉर्मल कंडीशन थी, और वो नॉर्मल वर्किंग फोर्स का ही हिस्सा था। ऐसे में उसे सेपरेट कर दिया गया रेम्यूनरेटिव वर्क से, उसे एक कमाऊ काम से अलग कर दिया गया। जबकि वो ये कहता है कि मेरे साथ कोई एबनॉर्मेलिटी अटैच नहीं थी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मैं वर्किंग एज का ही हिस्सा था, मैं उसी वेजेस में काम कर रहा था जो वेजेस एक्सेप्टेबल वेजेस थे, उसी वेजेस में काम कर रहा था। वर्किंग टाइम भी मेरा नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल चीज़ नहीं चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, पर मुझे अलग कर दिया गया और मेरे पास अब काम नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इस तरह से देखता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ओके क्लियर। मतलब ऐसा कुछ एबनॉर्मल कंडीशन, उसने कोई ऐसी शर्तें नहीं रखी
कि कल से मुझे अंगूर लटका के देना, मैं फैक्ट्री में घुस के पहले 3 दाने अंगूर के चूसूंगा, फिर काम पे शुरू होऊंगा। कल से मेरे को 4 बार चाय मिलनी चाहिए, शाम को बिरयानी छिलेली मुर्गी वाली, ऐसा कुछ नहीं है। सब वो नॉर्मल जैसा होता है, सामान्य, सब सामान्य ही था, लेकिन उसमें एक असामान्य घटना ये हुई, उसे काम से जुदा कर दिया गया। ये हुआ उसके लिए बेरोजगारी, ये बेरोजगारी की परिस्थिति है। ओके, अगला कहानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन डिस्पाइट हिज डिजायर टू डू सो। वो काम करना चाहता है लेकिन कोई ऐसी रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन उसे मिल नहीं रही है, तो ये बेरोजगारी हो गई। वो काम कर, इसी लाइन में सब क्लियर हो गया। वो विलिंग है, ओके, उसको लगता होगा उसमें पोटेंशियल भी है, पर कोई रेम्यूनरेटिव काम उसे मिल नहीं रहा। अगला कह रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन ऑफ इनवॉलंटरी आइडलनेस। आप नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा हालात बन गया है कि ना काम काज ना रोजगार, कुछ नहीं, आप एकदम बैठे हैं आइडल स्टेट में, एकदम निठल्ले, आपकी इच्छा के विरुद्ध निठल्लापन। आपसे कोई भी आके पहले, अरे आज भी घर पर ही बैठा है यार, पिछले साल भी आए थे हम, तो भी फौजी आदमी छुट्टी पे, तू घर पे ही बैठा, तो वो कहेगा भैया सबके सामने ऐसा बोल तो देते, कभी सोचे नहीं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ है काम? हम अगर निठल्ले हैं तो ये सरकार की व्यवस्थाओं के कारण, इस समाज के कारण, हमारे लिए व्यवस्था करो, हम काम क्या ही नहीं करेंगे। तो ये उसकी इच्छा के विरुद्ध ही उसको निठल्ला बना दिया गया है। आई बात समझ में? इनवॉलेंट्री आइडलनेस है ये, इट इज़ नॉट वॉलेंट्री। वो कह रहा है मुझ में पोटेंशियल है, मेरे में कैपेसिटी है और मैं विलिंग भी हूँ, एक रेम्यूनरेटिव जॉब तो दो, है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ फिर, है कि नहीं? ये कहानी। सो कंडीशन ऑफ इनवॉलेंट्री आइडलनेस। अब प्लानिंग कमीशन किन्हें मानता है अनएम्प्लॉयड? प्लानिंग कमीशन कहता है पर्सन इज अनएम्प्लॉयड व्हेन ही रिमेन्स विदाउट अ वर्क फॉर 1 डे इन अ वीक। वो ये कह रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि 60 डेज का वीक होता है, ओके, इस 7 डेज के वीक में एक दिन काम मिल गया आपको, एक दिन भी काम मिल गया, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। 7 दिन के वीक में मान लीजिए एक दिन को छुट्टी मानी जाती होगी, तो 6 डेज का वीक माना जाता होगा। इसमें एक दिन भी काम मिल गया आपको, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। अगर एक भी दिन का काम नहीं मिल रहा है, लगभग 7-8 घंटे भी काम हफ्ते में नहीं मिल रहा है, फिर आप अनएम्प्लॉयड हो, फिर मान लेंगे। समझ में आई? जैसे कि संडे मंडे काम नहीं मिला, ट्यूसडे कहीं से दिहाड़ी लग गई, अब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फिर काम नहीं मिल रहा, सैटरडे, कोई बात नहीं है, आप एम्प्लॉयड ही हो। ओके, मतलब बहुत ही नैरो मैनर में अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा इकट्ठा किया जाता है, बड़ा कमज़ोर तरीके से। तो इसमें हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी सच्चे नहीं है, पहले तो प्रयास ही नहीं होते इकट्ठे करने के, ये भी एक बड़ी बात है। ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ना नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ना इंडियन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, ना ही सरकार के किसी और संस्था के द्वारा, तो ये एक कमज़ोर बात है। लेकिन ILO क्या कहता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? वो कहती है अ पर्सन इज एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयड, वो कह रहे हैं वो आदमी को हम एम्प्लॉयड मानेंगे हु रिमेन्स विद वर्क फॉर 15 आवर्स, यानी कि अबाउट 2 डेज इन अ वीक, और वीक भी है 5 डेज का, तो फॉरेन में 5 डेज का वीक होता है। तो पहले तो वो हफ्ता उनका 5 दिन का हफ्ता, और उसमें से अगर आपको 2 दिन काम मिला हुआ है, फिर आप एम्प्लॉयड मानेंगे, फिर आपको एम्प्लॉयड मानेंगे। तो इस डेफिनेशन को अपना ले, तो फिर प्लानिंग कमीशन वाली डेफिनेशन के हिसाब से तो इंडिया में जो अभी अनएम्प्लॉयड है, बेअंत और अनएम्प्लॉयड हो जाने हैं, क्योंकि इधर पहले हफ्ते का साइज़ छोटा हो गया और ऊपर से ये 2 दिन का काम इंश्योर कर रहे हैं अगर किसी को एम्प्लॉयड काउंट करना है तो। ओके, तो इंटरनेशनल और हमारे नेशनल लेवल पर डेफिनेशन उसके बीच में विरोधाभास है। लेकिन ये डेफिनेशन 5 दिन हफ्ते वाली, और उसमें 2 दिन अगर आप कार्यरत हैं तो आप एम्प्लॉयड मानेंगे, ये डेवलप्ड नेशंस में तो फॉलो होती है, जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किसी न किसी तरह की इंश्योरेंस स्कीम है और कई और तरह की सपोर्ट मेजर्स हैं। लेकिन भारत में इस तरह की कोई इंश्योरेंस स्कीम और सपोर्ट मेजर्स नहीं है। अब अलग अलग राज्यों के स्तर पर बेकारी भत्ता देने की बात जरूर की जा रही है कि जो बेरोजगार होगा उसे भत्ता दिया जाएगा। कोई 1000 रुपये देने की बात कर रहा है, कोई 1500, कोई 3000। जैसे अभी अभी कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनावों में जो युवा, ग्रेजुएट युवा हैं, उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ भत्ता देने की बात की है, और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ भत्ता देने की बात की है। जहाँ तक मुझे लगता है एक को 3000 है, एक को 1500 रुपये है, कि इतना भत्ता आपको दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, ये एक कहानी है। तो वो चल रहा है, अब धीरे धीरे भारत में आ रहा है, लेकिन आंकड़ा बहुत बढ़ जाए अगर उन डेफिनेशंस को हम माने।
तो फिर आगे से कहानी ये निकल करके आती है कि इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के फिर 3 एलिमेंट निकल करके आए। क्या निकल करके आए? पहला, द इंडिविजुअल शुड बी केपेबल ऑफ वर्किंग। पहला, इंडिविजुअल में कैपेसिटी हो और पोटेंशियल हो, तो मतलब एक इंडिविजुअल केपेबल होना चाहिए वर्किंग की, ये पहली कंडीशन। दूसरी, द इंडिविजुअल शुड बी विलिंग टू डू वर्क, फिर वो विलिंग भी होना चाहिए, काम करना चाहिए। तीसरा, द इंडिविजुअल मस्ट मेक एन एफर्ट्स टू फाइंड वर्क, एफर्ट्स भी करना चाहिए ना। अब वो कैपेसिटी भी है, मुंह पे माथे पे चिपका के रखता है डिग्री पीएचडी की, ये तो उसकी कैपेसिटी हो गई। अब वो विलिंग भी है, रोज सबको कह रहा है, यहाँ पे लिख करके बैठा है, छाती पे लिख के बैठा है मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन बेड से उतरना नहीं चाहता। सरकार उसके घर तक आई कि एक हस्ताक्षर लास्ट में कर दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके, एक साइन, कहते एक पेन भी नहीं पकड़ूंगा, एक साइन भी नहीं करूंगा। सरकार ने कहा यूपीएससी की नौकरी निकाली है, फ्री है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सिर्फ 100 रुपया, फॉर्म भर दो ऑनलाइन जाके। कहते ऑनलाइन क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊँगा, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, उस पर मिट्टी चढ़ी हुई है। मतलब ये कुछ एफर्ट ही नहीं करना चाहता नौकरी ढूंढने के लिए भाई, तो इसके तो मुंह में तो नहीं घुसेंगे जाके, इसको तो नहीं दे सकते। तो आप घर वालों की लाइनें सुनो, कहते को हाथ पैर बुलाएगा तो नौकरी मिलेगी, को तो तेरे गले डालेंगे आके नौकरी। तो एफर्ट्स इसको कहते हैं भाई। फोटो खिंचाओ, पासपोर्ट साइज, फॉर्म अटेस्ट कराओ, कहीं जाके फार्म भरो, कहीं लाइन में लगो, कहीं इंटरव्यू दो, धौलपुर हाउस जाना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, फिर जा करके नौकरी लगती है कि तुम्हारे घर में आकर के दे दें। कल को तुम कहोगे अरे इतनी दूर आना पड़ता पेपर देने के लिए, यार ऐसे नहीं होगा, ये सरकार निकम्मी है, घर पे आके कुछ करो, गेट के बाहर आकर के पेपर लिया करो मेरा। हाँ, सरकार इसे और ज़्यादा लोकतांत्रिक बना रही है कि पहले सेंटर चंडीगढ़ होता था, बनाते बनाते अब लुधियाना बनाने लगी, आगे आगे हो सकता है यूपीएससी अमृतसर को भी सेंटर बनाए, मतलब वो एक्सेसिबिलिटी को और बढ़ा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन पेपर दिल्ली भी होगा, तुमको जाने देना पड़ेगा यार, समझो इस बात को। तो 3 चीज़ें मेन है, एक तो कैपेसिटी होना चाहिए, दूसरा तुम्हारा विलिंगनेस होना चाहिए, तीसरा भाई कोई एफर्ट होना चाहिए तुम्हारा कि तुम्हें नौकरी चाहिए भी। ये 3 चीज़ें तो मुख्य एलिमेंट हैं अगर आप बात अनएम्प्लॉयमेंट की करना चाहते हो। अब इससे कुछ कंसेप्ट निकल के आए, फिर वो ये निकल करके आए, अब जो केपेबल ही नहीं है वर्क के लिए उनके बारे में बताया गया है कि उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं काउंट किया जा सकता। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अ पर्सन हु इज़ फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, इवन लोकसभा की सदस्यता चली जाती है, राष्ट्रपति नहीं रह पाते अगर आपका दिमाग हिल चुका है तो कोर्ट में प्रूव करना होता है कि इसका हिल गया, बस अब अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हो चुका है ये सोसाइटी के अंदर, खत्म कहानी। ओके, तो अगर आप मेंटली डिसेबल्ड हैं या फिजिकली किसी तरह की डिसेबिलिटी है, हालांकि सरकारी नौकरियों में इसके लिए कोटे सिस्टम के तहत आपको आपकी योग्यता चेक करके आपको उस कैरेक्टर की जॉब दी जाती है। बट कितनी बड़ी बहस है हमारे देश में फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। प्राइवेट सेक्टर में क्या है बताओ मुझे बताओ प्राइवेट सेक्टर में। अब जाकर के बीबीसी ने कुछ उन औरतों को, पीड़िताओं को एज अ न्यूज़ एंकर उतारा है जिनके मुंह पर तेजाब फेंके गए थे या कुछ हुआ था। अब आप कहीं उनकी खबरें सुनने लगे, पहले तो वो उन्हें एंकर बनने का अधिकार नहीं था, आवाज़ बहुत अच्छी है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बन सकते। तो देखो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी ये है, नहीं वो नहीं मानते इन्हें कैपेबल। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर क्योंकि सोशल जस्टिस की बात करता है इसलिए वो प्रावधान रखता है इनके, लेकिन उसमें भी सेना के कई पदों पर, आईएएस में कई पदों पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती, इसको देखना जरूरी है। इसीलिए आई टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस है, आप सेना में कहाँ जा सकते हैं? आई साइट वीक है, कहाँ जा सकते हैं? वो क्या है? फिजिकल हैंडीकैप ही आपका भाई। तो ये बात है, नहीं आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए योग्य नहीं है आप, तो ये इसको समझिए। तो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड और हु इज़ क्रॉनिकली इल एंड अनेबल टू वर्क, भाई बीमार पड़ गए अब तो ये तो नहीं चलेंगे, इनका नहीं, क्रॉनिकली इल है, अनेबल टू वर्क है। इस पे कई कर्मचारियों और संस्थाओं के बीच में केस भी चढ़ता रहता है ना कि मैं थोड़ा बीमार का हूँ, उन्होंने निकाल के फेंक दिया, फिर वो बताते हैं अपना काम नहीं कर पा रहा था, साथी कर्मचारियों के इंटरव्यू दिलाए जाते हैं, फिर उनकी अदालत में गवाहियाँ भी होती, बड़े लंबे लंबे केस चलते हैं इस बात के। ये बहुत अच्छी मूवी आई थी, शिल्पा शेट्टी और अभिषेक बच्चन था, जिसमें उसे एड्स हो जाता है और उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है शिल्पा शेट्टी को। फिर बाद में वो लंबा केस, नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का, लंबा केस चलती है, जीतती है फिर वो कि मुझे क्यों निकाला इसने, इसे डर था कि संक्रमण हो जाएगा, जबकि ऐसे तो होता ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसे निकाल दिया, मुझ में पोटेंशियल था, मैं कैपेबल थी और मैं विलिंग थी जॉब करने के लिए। यही तर्क देते हैं वो अभिषेक बच्चन, उसका वकील के तौर पे यही तर्क देता है कि कारण निकाला गया इसको, मतलब नॉर्मल वर्किंग एज में, नॉर्मल वर्किंग टाइम, नॉर्मल वेजेस लेते हुए, नॉर्मल कंडीशन में सब थी, लेकिन फिर भी इसे रेम्यूनरेटिव वर्क से अलग करके बेरोजगार बना के बैठा दिया मालिक ने। अभिषेक बच्चन केस जीत जाता है। बस पूरी मूवी का नाम याद नहीं आता, बड़ी अच्छी मूवी है, गाना भी कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, ये गाना उसी मूवी का है। ओके, लोगों को अवेयर करने के लिए बनी थी। सलमान ने उसके बाद ऐसी फिल्में नहीं की क्योंकि उसका प्रमाण आप बैठे हैं सारे, वो यही कहता है कि इन्हें देखता कौन है, होता क्या है, फिल्में आपको भी नहीं याद, नहीं बाकी उसकी सारी याद है, जैसे हम आप कहें कौन,
जन्मे भी नहीं थे और जन्म के बाद देखी कि माँ बाप बताते हैं बड़ी अच्छी फिल्म है, चलो देखें, आगे बढ़े, इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो देखिए ये सारे लोग जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड हैं, क्रॉनिकली इल हैं, अनेबल टू वर्क हैं, और फिर वो साधु जो एक मठ का संचालक है और उसे कोई कह रहा है बाबू साधु जी आप ड्राइवर की एक नौकरी बड़ी अच्छी निकली, वो कह रहा है तो मेरी डिग्निटी के नीचे है बे, मैं साधु मतलब 56 भोग लगता है मुझे, तू चाहता है मैं काम करूं। अब इसको क्या कहेंगे, ये अनएम्प्लॉयड काउंट होगा कि नहीं? नहीं, ये नहीं कह सकता मुझे नौकरी नहीं मिल रही। बैगर वो काम ढूंढना ही नहीं चाहता। तो एक जो काम जिनकी डिग्निटी के भी लेवल के नीचे जा रहे हैं वो कह रहे हैं वी आर नॉट विलिंग, और दूसरे जो कह रहे हैं अपन को ढूंढना ही नहीं, करना ही नहीं, कुछ नहीं, बस दैट्स इट। ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। अनएम्प्लॉयमेंट में वो आएंगे जो केपेबल है वर्किंग के, जो विलिंग है वर्क करने के लिए, और जो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं काम ढूंढने में। तो इस हिसाब से फिर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। कोई सोसाइटी ये कैसे दावा करती है कि इन आवर सोसाइटी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ कैन यू से दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट? 4 कंडीशन है उसकी। A society is believed to be in a condition of full employment if the period of enforced idleness remains minimum। आप जो एनफोर्स कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री आइडलनेस लोगों में आ रहे हैं, निठल्लापन, बेरोजगार, वो बिल्कुल मिनिमम हो एक सोसाइटी में। वो कैसे होता है? ऐसे, अ सोसाइटी विद फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक 1, द इंडिविजुअल टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू फाइंड रेम्यूनरेटिव वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन। वो समाज, जिस समाज में किसी व्यक्ति को बहुत ही कम समय लगता है अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी ढूंढने में, बिल्कुल कम समय, एकदम झट से नौकरी लग जाती है। तो यहाँ पर एक टाइम का फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर होता है कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन नौकरी लगेगी 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 लगेगी, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ से बाल सफ़ेद निकल आए, कहते लगेगी, एक दिन लगेगी लगेगी। वो कहता भाड़ में जाए, कैसी लगेगी, मेरी लग गई और अभी नौकरी लगी। तो ये कहानी है, फिर वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सोसाइटी नहीं है। बस जैसे आपके यार दोस्त कहते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में करने में, कहते क्या कहते घर से निकल, तो अप्लाई कर, रिज्यूमे डाल, सीवी, नौकरी, 3 जवाब तेरे को रात को मेल में आए होंगे, कल आ जाओ इंटरव्यू, तो कहानी खत्म। ओके, अगला, ही इज श्योर ऑफ फाइंडिंग रेम्यूनरेटिव वर्क। वो पूरी तरह से सुनिश्चित है क्योंकि माहौल इकोनॉमी में ऐसा है कि मुझे एक रेम्यूनरेटिव वर्क मिल जाएगा। मतलब दे आर नॉट अनश्योर, दे आर नॉट इन डायलेमा, नॉट इन डाउट, दे आर नॉट इन कैओस, वेरी श्योर। इसलिए कई बार कई विदेशों को लेकर के आपको क्या कहा जाता है, अरे तू एक बार आ तो सही, नौकरियां धरी पड़ी हैं यहाँ पे, यू आर वेरी श्योर। इसलिए घर बार छोड़ के 35 लाख कर्जा लेके जमीन जायदाद बेच के आप जाते हैं विदाउट श्योरिटी। ये हो सकता है। डू यू नो वाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग दैट कंट्री विद इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। You are declaring that country is having full employment. I am very much sure, I'm pretty sure that I will fetch a job over there. And you are not sure about your country कि यहाँ नहीं दाल गलनी, आप कहें यहाँ कुछ होना ही नहीं, ये आप कहते हो। तो ये श्योर वर्ड सुनने में आसान लगा, हमारे बड़े लाखों करोड़ों के फैसले लेने में ये श्योर वर्ड हिडन मैनर में वर्क कर रहा है। इसलिए ऑथर ने उसे डेफिनेशन का हिस्सा बनाया है कि ही इज श्योर अबाउट